आपको क्या लगता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी? अगर ये भ्रम है मन में तो मन से दूर कीजिए। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने नहीं की थी। गुरुत्वाकर्षण तो पहले से अस्तित्व में था। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में न्यूटन का जो योगदान है वो है उसके सार्वत्रिक नियमों से, उसको गणितीय नियमों में उनकी व्याख्या करने से। आज हम यही सब चीज़ों को इस लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा कि मैंने केपलर के नियमों को समझाया था, केपलर के तीनों नियमों को समझाया था। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार जाके पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा केपलर के तीनों नियमों के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, प्लानिटरी मोशन पोजिशन के बारे में आपको उसके सबको समझा करके बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमों की खोज कैसे की, इन चीज़ों को आज हमें इस लेक्चर में समझना है। ठीक है, हर चीज नीचे की ओर गिरती है और नीचे गिरने का जो त्वरण है पृथ्वी की सतह के बहुत ही निकट, उस त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू हाइट बढ़ने के साथ घटती है। जितना ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू में उतनी कमी आती चली जाएगी। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो आते कहां से हैं, इन चीजों को समझने के लिए इसमें न्यूटन ने केपलर के नियमों को भी शामिल किया है। असल मायने में केपलर का तीसरा नियम नहीं होता तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के इन नियमों को वो समझा ही नहीं पाते। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को स्थापित करने के लिए उससे पहले उसने केपलर के नियमों की व्याख्या को समझा, केपलर के प्लानिटरी पोजीशन को समझा, प्लानिटरी मोशन को समझा, उस पर ऑब्जर्वेशन किया और तब जाकर के लास्ट में उन्होंने केपलर के थर्ड लॉ को अपना सहारा बनाया और उस थर्ड लॉ के आधार पर तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की। आइए देखते हैं इसी चीज को। कोई भी पिंड अगर किसी दूसरे पिंड का चक्कर लगाता हो या सर्कुलर पाथ पर चलता हो या किसी केंद्र के चारों तरफ घूमता हो तो उसे घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इंग्लिश में बोला जाता है इसको। उस बल की दिशा हमेशा उस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। केपलर के नियमों को पढ़ करके उनको लगा कि जब ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं तो अगर वृत्ताकार कक्षा मान ली जाए तो वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए उस पर हमेशा एक त्वरण क्रियाशील तो होना ही चाहिए जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर हो। तो वो त्वरण अभिकेंद्री बल के द्वारा उसमें लगता है जिसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण का मान होता है AC=V²/R। इस प्रकार अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला यानी मान होता है Fc=mv²/R, जहाँ m इस ग्रह का मास है, v ग्रह की कक्षीय चाल, माने कक्षा में वृत्ताकार कक्षा में ग्रह की जो चाल है वो है v, r उस पथ की त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो अगर हम इसमें v की जगह पर 2πr/t करें तो क्या हर्ज है? 2πr का मतलब इस कक्षा में एक रिवॉल्यूशन के दौरान तय की गई कुल दूरी अर्थात परिधि, अर्थात एक चक्कर लगने में तय किया गया दूरी 2πr और उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय टाइम पीरियड t। इस प्रकार दूरी बटा समय चाल होती है, औसत चाल। तो v=2πr/t को अगर हमने यहाँ पर यूज किया तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि केंद्र की ओर होता है वो कितना हो जाएगा, m×2πr/t²/r। इस प्रकार m/r तो है ही, v की जगह पर हमने 2πr/t लिखा, स्क्वायर करने के बाद इतना आया। अगर हम इसको ठीक से सॉल्व करें, मैंने इसको हल्का करें, राइट करें तो हमको क्या मिलने वाला है 4π², ये जो r² है और ये r है, एक r घटेगा तो ऊपर एक r बचेगा, 4π²r/t²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब अभिकेंद्री बल, वह बल जो ग्रह पर केंद्र की दिशा में, मतलब सूर्य के केंद्र की दिशा में वो बल लग रहा है। तो सूर्य के केंद्र की दिशा में लगने वाला यह बल जो है वो इतना आया। केपलर के नियमों के अनुसार, केपलर का जो तीसरा नियम विशेषता है, केपलर का तीसरा नियम, उस तीसरे नियम के आधार पर न्यूटन ने क्या किया, t² को रिप्लेस कर दिया, जो कि t²=k×r³ होता है। इस चीज को यहाँ रिप्लेस करने पर हमको मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कितना, 4
पाई स्क्वायर आर अपॉन के इंटू आर क्यूब। फिर कुछ कटेगा इसमें, तो आर से आर एक आर कटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा, तो बचा क्या केवल 4 पाई स्क्वायर। हाँ, एक और चीज़ मैंने मिस किया, एम मौजूद है, मैं यहाँ एम नोट कर देता हूँ, यहाँ पर एम आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई एक नंबर है, के कैल्कुलस कांस्टेंट है, सोलर सिस्टम में कैल्कुलस कांस्टेंट का क्वेश्चन भी है, एम ग्रह का मास यह भी कांस्टेंट है। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दो चीज़ों के समानुपाती हो सकती है। क्या क्या चीज़ें? क्योंकि एक ग्रह का द्रव्यमान कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग ग्रहों के लिए एम तो अलग अलग होगी, इसीलिए हम कांस्टेंट को हटा करके देखें तो एम सेंट्रीपिटल फोर्स समानुपाती एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। यही संबंध असल में यही संबंध न्यूटन ने निकाला और इस संबंध के आधार पर उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अब जरा सोचिए, ये सूर्य है, ये ग्रह है, ग्रह पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण लगता है, इस कारण से अभिकेंद्र बल इसको मिलता है और वह अभिकेंद्र बल इसको सर्कुलर पाथ पर सूरज के चारों तरफ नचाता है। अब सर्कुलर पाथ पर नचाने के लिए, मैंने इसको घुमाने के लिए जो जिम्मेवार अभिकेंद्र बल है वो तो गुरुत्वाकर्षण बल से है न्यूटन के अनुसार, क्योंकि अभिकेंद्र बल की जो दिशा केंद्र की ओर होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा भी केंद्र की ओर होती है। अब यहाँ समझने के लिए एक बात कि इस द्रव्यमान पर, मैंने इस ग्रह पर जो बल सूरज लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो यह ग्रह भी तो सूरज को अपनी ओर खींच रहा होगा। इस प्रकार से दोनों का खिंचाव जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, अन्योन्य आकर्षण जो है, इस आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो और बढ़ जाता है। इस प्रकार इसको व्यापक तौर पर न्यूटन ने देखा कि वह किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, केंद्रीय बल है, केंद्र की दिशा में दोनों पिंडों को, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, उन दोनों को आकर्षित करने की दिशा में जो बल क्रियाशील होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, वह बल न केवल एक पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता होगा, बल्कि वो दूसरे पिंड के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ये है गुरुत्वाकर्षण के जो नियम जो न्यूटन ने दिए, उसका क्या कहानी है, उन्होंने कैसे इसको निकाला, जो मैंने आपको बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से केपलर का थर्ड नियम यूज करके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों के लिए आवश्यक शर्तों को खोजा। इस प्रकार अगर मैं दो पिंडों की बात करूं, M1 और M2, तो इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, वह अट्रैक्शन फोर्स, जिसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। आप जी लिखे साइड में, बेस में या ना लिखे कोई नहीं करते, लेकिन समझना है कि वो गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो ये F समानुपाती किसकी होगा? M1 के। M मास के समानुपाती है, यहाँ दो मास है, तो पहले M1 के समानुपाती मान लीजिए, M2 के समानुपाती मान लीजिए, और इनके बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ ऐसा संबंध रखता है 1/r² के समानुपाती। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, जी हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का संबंध भी न्यूटन ने दिया। इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो उनका नाम है गुरुत्वाकर्षण की खोज। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में उनकी जो विशेष योगदान है वो यही सब चीज़ें तो हैं। अब इन तीनों को मिला दिया जाए, इन दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो इस प्रकार होगा, M1 × M2 अपॉन r²। तो गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम है वो नियम ये है, किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है, और उनके बीच यानी उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा हिंदी में, तो बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलते जा रहा हूँ। तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल का मान, जो इस प्रकार से संबंधित है, समानुपाती संबंध रखता है। तो यहाँ न्यूटन ने समानुपाती संबंध नहीं दिया था। अब अगर इस चीज को हटाया जाए तो कांस्टेंट जरूर आएगा, और वो कांस्टेंट इस प्रकार आएगा, F = G × M1 × M2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला जहाँ ये कांस्टेंट आया है जी, जो समानुपाती चिन्ह के हट जाने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को न्यूटन ने नहीं निकाला था, इसको निकालने वाले जो महान वैज्ञानिक थे वो थे हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू को निकाला था। ठीक है, ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने देखा कि भाई कोई चीज नीचे गिरती है, उसे गिरने का त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस प्रकार बल दूरी के साथ ये संबंध रखता है, तो त्वरण भी इसी के तरह का संबंध रखता ही है। मैंने बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण,
अगर मैं द्रव्यमान गुना त्वरण लिखूं यहाँ पर तो द्रव्यमान द्रव्यमान तो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से त्वरण संबंधित किस प्रकार होगा, समानुपाती 1/r² के। तो अब सोचिए कि अगर दूरी को डबल करते हैं तो त्वरण 4 गुना कम हो जाएगा या बल भी 4 गुना कम हो जाएगा। अगर हम दूरी को 3 गुना करते हैं तो बल 9 गुना कम जाएगा, मतलब त्वरण भी 9 गुना कम हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न्यूटन ने आखिर न्यूटन को और किस बात के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, उसने खगोलीय घटनाओं में गुरुत्वाकर्षण और धरती पर जो दैनिक जीवन में घटित होने वाले गुरुत्वाकर्षण के जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को उन्होंने एक कर दिया। जैसे खगोलीय घटना में हम जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि किसी ने पूछा कि क्या कोई वस्तु जिस प्रकार नीचे गिरती है और जितने त्वरण से गिरती है, पृथ्वी के गुरु की तरफ से गिरती है नीचे की तरफ कोई वस्तु, तो क्या चंद्रमा जो पृथ्वी के ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है, क्या चंद्रमा पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसी प्रकार काम कर रहा है और क्या वो भी गिर रहा है? तो न्यूटन ने साबित किया यस है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप चाहें तो स्पेस और ले लें या फिर इसको उतार लें। क्योंकि गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार घटता है। दूरी के साथ इस प्रकार का संबंध है तो इस तरह से वो घटता है। अगर दूरी 2 गुना कर देंगे तो त्वरण 4 गुना कम हो जाएगा। तो चंद्रमा की जो दूरी है, चंद्रमा की दूरी करीब धरती की जो त्रिज्या है इस त्रिज्या का करीब 60 गुना अधिक दूरी पर चंद्रमा है। मतलब धरती की जितनी त्रिज्या है कितनी है, 6400 किलोमीटर के आसपास है, इसका 60 गुना कितना हो सकता है, इतनी दूरी पर चंद्रमा मौजूद है। मतलब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या का 60 गुना दूरी पर स्थित है। तो अगर 60 गुना दूरी है, इसका क्या मतलब, अगर दूरी 60 गुना है, दूरी 60 गुना है, जबकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 60 गुना दूरी पर होने की वजह से 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 गुना। इसका मतलब चंद्रमा जिस जगह पर है पृथ्वी का त्वरण वहाँ चंद्रमा पर जो क्रियाशील होगा वह त्वरण पृथ्वी की गुरुत्व त्वरण सतह पर जो है उनके मान का कम से कम तो 3600 गुना कम होना चाहिए। तो ये देखा गया है ना। चंद्रमा की जो कक्षा की जो त्रिज्या है वो 60 गुना होती है अर्थ रेडियस के, 60 गुना होती है। इस प्रकार अगर चंद्रमा का त्वरण देखा जाए तो वो त्वरण कितना हो सकता है, पृथ्वी पर त्वरण का कितना गुना हो सकता है, क्योंकि r² दिया गया है ना, तो 60 RE का होल स्क्वायर, इस प्रकार का फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं, ऐसे है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8, सॉरी में इसको इसकी जरूरत नहीं है, दूरी चूंकि 60 गुना है और इसमें r मौजूद है ही, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 60 स्क्वायर करता हूँ। तो 60 स्क्वायर कर देने से ये होता है 0.00272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये देखा भी गया है कि चंद्रमा जिस पथ पर चक्कर लगा रहा है उस पथ का अभिकेंद्री त्वरण कितना ही है, माने चंद्रमा का अभिकेंद्र त्वरण, चंद्रमा जो जिस त्वरण के साथ, जिस अभिकेंद्र त्वरण के साथ धरती की परिक्रमा कर रहा है वह अभिकेंद्री त्वरण कितना है, इसका ये मतलब बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हर चीज जो पृथ्वी पर गिर रही है, चंद्रमा भी पृथ्वी पर गिर रहा है, दोनों बातों को एक साथ संबंधित करने के लिए न्यूटन ने जो योगदान दिया, इसलिए न्यूटन को जाना करता है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण की जो उसका जो सार्वत्रिक नियम है इसकी खोज के लिए न्यूटन को उसका श्रेय जाता है ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ। फिर उसके बाद आइंस्टीन आए, तो आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को या ग्रेविटेशन को कुछ अलग ही नाम दिया। मैंने उसको ज्योमेट्रिकली समझाया कि भाई ग्रेविटेशन एक फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम कर्वेचर है ना। जो पिंड जितना भारी होता है स्पेस टाइम फैब्रिक में वहाँ उतना ज़्यादा गड्ढा करता है और उस गड्ढे में कोई चीज़ किस प्रकार गिरती है तो उस प्रकार उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए गिरती जाती है। तो इस प्रकार चंद्रमा लगातार धरती के चारों तरफ गिर रहा है, धरती लगातार सूर्य के चारों तरफ गिरती घूमते हुए सूर्य की तरफ गिर रही है, त्वरित हो रही है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है सो न्यूटन ने आइंस्टीन ने दिया। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। न्यूटन का जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। उनके रीजन में जो है सो फिजिक्स, बल, त्वरण, वेग, त्वरण ये सब से यहीं तक था।
जबकि आइंस्टीन के समय में यही चीज़ बहुत आगे लेवल तक चली गई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, जहाँ g की वैल्यू, इस g की वैल्यू होती है g बराबर 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये पर किलोग्राम स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात की थी, है ना। हम जब कभी किसी दो पिंडों के बीच का बल ज्ञात करना होगा, हमको गुरुत्वाकर्षण का बल ज्ञात करना होगा, वहाँ हम दोनों पिंडों के द्रव्यमान को रख सकते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है वह दूरी रख सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू को निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, फोर्स निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। यह बल केंद्रीय बल है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। यह दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी कि दो पिंडों को के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग ये फोर्स काम करता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स कहलाता है ये। इसका जो प्रॉपर्टीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है, यह केंद्रीय बल है ना। इट इज properties of gravitational force, it is central force, central force। अब पहले इसको देखिए, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में मैं दिखाया हूँ, आप हिंदी में भी सुन लीजिए। सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल है, क्योंकि ये केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में क्रियाशील होती है। नंबर 2, यह जो बल है अट्रैक्टिव होती है, केवल अट्रैक्टिव मतलब आकर्षणात्मक होती है, इसमें रिपल्सन की बात नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स में रिपल्सन होता है, इस पर रिपल्सन नहीं होती, इसमें केवल अट्रैक्शन होता है। इट इज रिपल्सिव, इट इज रिपल्सिव फोर्स इन नेचर। ये प्रकृति में कैसा है, तो प्रतिकर्षणात्मक है। रिपल्सिव का मतलब प्रतिकर्षणात्मक, एक दूसरे से, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षणात्मक, आकर्षण का गुण होता है इसमें, इस बल में। नंबर 3, यह जो फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का यह बल उन दोनों पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। माध्यम कौन सा, पानी है, हवा है, कांच, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम कोई भी हो, बल का मान नहीं चेंज होता। अगर डिस्टेंस वही है, मास दोनों के वही हैं, तो फोर्स भी वही रहेंगे। नंबर 4, ये जो है सो सुपरपोजिशन लॉ फॉलो करता है। मतलब कि अगर किसी एक पिंड पर बहुत सारे अलग अलग पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल हैं, लग रहे हैं, तो वो नेट बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम कह सकते हैं कि इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यह जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, यह इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, मतलब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी डबल कर देंगे तो बल 4 गुना कम जाएगा, दूरी आधी कर देंगे बल 4 गुना बढ़ जाएगा, दूरी 10 गुना बढ़ा देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसलिए बल 100 गुना कम जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आप लिख सकते हैं हिंदी में कि यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ठीक है ना।
ये यह जो बल है प्रकृति में एक फंडामेंटल फोर्स है, मतलब कि मूल बल है। इट इज अच्छा, फंडामेंटल फोर्स तो हम बोल देंगे, लिख देंगे बाद में। जब फॉलो करने की बात है, एक और चीज फॉलो करती है, इसको आप नोट कर सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि एक पिंड जब दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाता है और अब विपरीत दिशा में लगाता है। मतलब दो पिंडों की अन्योन्य क्रिया में, म्यूचुअल एक्शन में, दोनों पिंड एक दूसरे पर बल लगा रहे होते हैं। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने अभी दो पिंडों के बीच आकर्षण बल की बात की, फॉर्मूला जनरेट किया, मैंने आपको बताया कि भाई देखो, एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगा रहा है, दूसरा पिंड भी पहले पर बल लगा रहा है। यस, ये बल दोनों बराबर होते हैं, दोनों पर एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के कारण बराबर बल लगते हैं। तो ये न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो करता है। इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, वह गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला है, उसको उसका वेक्टर फॉर्म में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना।